नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमा-गणी, वड़क्कम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हुए राघवेंद्र विक्रम सिंह सर। विक्रम सिंह सर की जो प्रोफाइल है वो बड़ी यूनिक है और मैं उसके बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी। सर ने पहले 8 साल सर्विस में आर्मी में जुड़े हुए थे, आर्मी में सर्विसेज़ में जुड़े हुए थे। रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में 8 साल सर ने सर्व किया। उसके बाद सर ने स्टेट सिविल सर्विसेज क्रैक किया एंड ही वाज डीएम फॉर मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन उत्तर प्रदेश। और आज सर कॉलमनिस्ट है एंड बहुत पॉपुलर न्यूज़पेपर्स के लाइक दैनिक जागरण, अमर उजाला, इन न्यूज़पेपर्स के। और सर के आर्टिकल्स बहुत इलैबोरेट, जेनेरिक एंड डेप्थ वाइज बहुत टटोलने वाले मैं बोलूंगी। तो बहुत ही मतलब बीइंग अ ब्यूरोक्रेट, former army man and now a columnist, a very unique profile. And I'm really, what do you say, I'm honored to have sir on my show. Sir, a very warm welcome on the show. नमस्कार गायत्री जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस जनरस इंट्रोडक्शन। मेरे नाम के साथ कैप्टन आर विक्रम सिंह लगता है, तो आगे से जब भी मौका लगे तो कैप्टन लिख दीजिएगा, जी कि वो हमारा एक जी सर ट्रेडमार्क है उत्तर प्रदेश में। जी और दूसरा मैं जी कैप्टन कश्मीर विक्रम सिंह सर। आज बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दा सर ने सजेस्ट किया था, मैं हम उसी पे बात करने वाले हैं। वाई भारत नीड्स प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और शायद इस मुद्दे को लेने के पीछे एक कारण और है, सॉरी 2 कारण है इनफैक्ट मैं बोलूंगी। पहला कारण ये है कि आज से 6 महीने पहले बैक एंड चैनल्स में, चाहे आप जर्नलिस्ट की बात करें या ब्यूरोक्रेसी की बात करें, ये बात हो रही थी कि भारत इज मूविंग टुवर्ड्स अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और मोदी जी प्रेसिडेंट बन सकते हैं 2026-27 के बाद। ऐसी बातें बहुत जोरों शोरों पे चल रही थी। हाउएवर वो होगी या नहीं होगी इसके बारे में तो लेटेस्ट स्टेजेस पे ही पता चलेगा, बट देयर इज ऑल्सो अ नीड आई थिंक, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हम देख रहे हैं कई स्टेजेस पे, स्पेशली जब बात होती है नेशनल सिक्योरिटी की, तो वहां पर बहुत सारे लैक्यूनास और लूप होल्स आते हैं। सो सर, ओवर टू यू। जी सर, अ वेरी वार्म वेलकम वंस अगेन। आपके दर्शकों को, देखने वालों को हमारा नमस्कार। और आज पहली बार मैं अल्टरनेट मीडिया पे मुखातिब हूँ आप लोगों से। तो अब इसमें देखिए, ये जो सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है। इस सवाल को हम लोग एड्रेस नहीं करते आमतौर पर, क्योंकि हम बाकी अपने सिस्टम के अंदर हैं, सिस्टम के अंदर ही उसका समाधान खोजते हैं। लेकिन इसमें हम लोग की इस सिस्टम के बाहर जाकर के किस तरीके से हम अपनी प्रोफाइल चेंज करके, अपनी जो है पॉलिटिकल प्रोफाइल को चेंज करके, जो कि उतनी ही डेमोक्रेटिक है और शायद उससे और ज्यादा डेमोक्रेटिक है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, उसके बारे में भी हम सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, हमारी इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो सबसे बड़ी समस्या हमारे पास जो होती है, वो ये है कि 24 घंटे की पॉलिटिक्स। हर राज्य में चुनाव चल रहा है, कहीं-कहीं चुनाव चल रहा है। राष्ट्रपति का जो प्रधानमंत्री का चुनाव है, जो भी इस समय चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार प्रयास किया और कर भी रहे हैं इस समय, कि एक सेगमेंट टाइम का ऐसा हो जाए जिसमें सारे चुनाव हो जाए, एक साथ हो जाए, जो कि बहुत ही मुश्किल है, बहुत टॉल ऑर्डर है, जहाँ तक उसका हो पाना। क्योंकि कहीं न कहीं कोई न कोई सरकारें गिरती रहती हैं, कोई भंग कर देता है, कोई तो इस तरीके से। लेकिन अगर आपके पास सेगमेंट फिक्स्ड हो, टाइम फिक्स्ड हो, 5 साल के लिए राष्ट्रपति का चुनाव होगा, 5 साल के लिए गवर्नर्स का चुनाव होगा, डायरेक्ट फ्रॉम द पब्लिक, तो आपके चुनाव एक साथ अपने आप हो गए, क्योंकि बीच में टेन्योर तो खत्म नहीं होने वाला है। अमेरिका के प्रेसिडेंट का चुनाव हमेशा जो है नवंबर के महीने में होता है, हमेशा जनवरी में वो प्रेसिडेंट बन जाता है। इस बीच में अगर कोई साहब तशरीफ ले गए, जैसे जेरल्ड फोर्ड प्रेसिडेंट बन गए थे, वाइस प्रेसिडेंट थे वो, तो इस तरीके से वो सिस्टम है कि जो वाइस है वो प्रेसिडेंट हो जाए, लेकिन वो टाइमिंग सही 5 साल का पूरा हो। हमारे यहाँ एक जो सिस्टम है, उसमें हम लोग देखते हैं कि सरकार बनती है, फिर सरकार गिर जाती है, फिर हमेशा की पॉलिटिक्स होती रहती है, फिर जोड़-तोड़ होता रहता है, फिर वो आए, समर्थन में आ गए, वो खिलाफ चले गए, फिर वो उन्होंने सपोर्ट विथड्रॉ कर लिया। तो प्रधानमंत्री के पास हमने देखा है कि इन 75 वर्षों में, नेहरू जी के बाद के पीरियड्स, किस हद तक प्राइम मिनिस्टर्स और पार्टीज ब्लैकमेल होती रही इस सिस्टम के कारण। आपने देखा है कि अच्छा, दूसरी बात ये, हमारे इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में सिस्टम इटसेल्फ डजंट क्रिएट लीडरशिप। ऐसा नहीं होता कि प्रधानमंत्री वाले सिस्टम में या पार्लियामेंट्री सिस्टम में कोई अल्टरनेटिव लीडरशिप डेवलप हो, ऐसा सिस्टम नहीं है। प्राइम मिनिस्टर की खुद की प्रोफाइल सिस्टम डिमांड नहीं करता कि वो नेशनल लीडर हो।
ये सिस्टम नेशनल लीडर डिमांड करता ही नहीं, जो वर्तमान में आ रहा है। मोदी जी हो गए, वो बहुत बड़ा सौभाग्य है। और जवाहरलाल नेहरू भी राष्ट्रीय नेता थे, वो इस कारण थे कि आज़ादी के आंदोलन से होकर के आए। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज था उनके साथ। तो उसके कारण वो पूरे से अपने जीवन काल तक बने रहे। उनके जाने के बाद ही टोटल अंधेरा छा गया, वैक्यूम हो गया कि अब नेता कौन बने? क्योंकि उनके कद के बराबर कोई था ही नहीं, क्योंकि सिस्टम ने ही डिमांड नहीं किया था। सिस्टम जब तक नहीं डिमांड करेगा, तब तक लीडरशिप इमर्ज कैसे होगी, पैदा कैसे होगी? ये एक इस सिस्टम का सबसे बड़ा पिटफॉल है, सबसे बड़ी वीकनेस है हमारे में। तो शास्त्री जी बने, शास्त्री जी की डिमाइज़ जल्दी हो गई, डेथ पहले हो गई, तो इंदिरा जी बन गई। इंदिरा जी ने हम लोगों के ऊपर, इस देश के ऊपर ट्रेनिंग ली, प्रधानमंत्रीशिप की, प्राइम मिनिस्टरशिप की। उनको कोई जानता भी नहीं था, बस नेहरू जी की बिटिया से ज़्यादा कोई जानता नहीं। बन गई अपना उसको जो भी कहिए, जिस भी तरीके से लोग बनवा रहे थे कि गूंगी गुड़िया की तरीके से रहेंगे, हम लोगों की बातें मानेंगे, सिंडिकेट की बात मानेंगे। लेकिन वो खैर उन्होंने आगे से अपनी पॉलिटिक्स की, एक अलग बात हो गई। तो आप देख रहे हैं कि हम एक मतलब नेहरू जी के बाद हमें एक छोटे कद के लीडरशिप की एक सीरीज़ हमको दिखती है मोदी जी के आने तक। अब सिस्टम ने ही तो बनाया ये। अब कितनी मुश्किलें आई हैं इस देश के सामने कि प्राइम मिनिस्टर छोटे कद के, ज़्यादा अथॉरिटी के नहीं है, देश के इस क्राइसिस को कैसे हैंडल करें। पाकिस्तान से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई चल रही है, उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, रिस्पॉन्ड नहीं दे पा रहे हैं। आतंकवाद पंजाब में कितना आतंकवाद पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है। चाइना कब्जा किए ले रहा है, बढ़ जा रहा है हमारी सीमाओं पर। और यहाँ से लोग किसी तरीके से अपनी इज्जत बचा बचा करके छिपाए हुए, नहीं, 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 यहाँ तक नहीं आया है, कब्जा नहीं किया है। इस तरीके की सफाइयाँ देते घूम रहे हैं। चूँकि वो कमज़ोर सरकारें हैं, वो बहुत सी जगहों से पावर ड्रा कर रही हैं, किसी तरीके से सर्वाइव कर, गठबंधनी सरकारें। तो जब हम पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखते हैं कि मैक्सिमम टाइम जो है गठबंधनी सरकार के तौर से है, तो नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ को कैसे वो हैंडल करते हैं? वो दुनिया में भारत की इज़्ज़त सम्मान को बढ़ाने वाले कैसे बन पाएँगे, जब तक कि वो हमेशा सफाई देते घूमते हैं, नहीं भाई ये पाकिस्तान हमारा दोस्त है, इसके साथ, क्योंकि उनको ये डर है कि पाकिस्तान के नाराज़ होने से हमारे अपने माइनॉरिटी वोट पे असर पड़ जाएगा, इसलिए किसी भी तरीके से पाकिस्तान को खुश रखो और जिससे कि हमारा माइनॉरिटी का वोट जो है, उनका परसेप्शन है, वो हमें वोट देता रहेगा, हम जो भी हमारा वोट का बैंक है वो हमारा बना रहे। इस प्रकार की परिस्थितियाँ हमने देखी। आतंकवादियों तक को छुड़वा दिया है लोगों ने, कुछ राज्य सरकारों की लीडरशिप। बंद किए गए आतंकवादियों को उनकी सफाई देते घूमते रहे, उनके केसेस विथड्रॉ करने वाले मामले हुए, तो अदालतों ने स्टैंड लिया इसके ऊपर, हमारे माननीय न्यायालयों ने, जिसके कारण वो मामले नहीं पाए। हमारे उत्तर प्रदेश के किस्से हैं कई। तो अब आप सोचिए कि इस तरीके से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त लोगों को प्रोटेक्शन मिल रहा है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर मजहब के हैं, पर्टिकुलर कास्ट के हैं। तो अब ऐसी स्थितियों में देश असहाय तो हो ही जाए, ब्लैकमेल होगा सब तरफ से, बाहर की शक्तियाँ हमारे ऊपर प्रभावी होने लगेंगी। हमने देखा है इस तरीके से कि जब एक बार पाकिस्तान के जब उनके कमांडोज ने हमला किया, तो हमारे यहाँ से डिफेंस मिनिस्टर का बयान ये था कि, और सीधे नहीं कहा कि पाकिस्तान ने किया, हमको कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जैसी वर्दी पहने हुए लोगों ने हमारी सीमाओं पर आकर के ये घटना की। मतलब वो इस ज़िम्मेदारी को नहीं ले रहे हैं अपने सर पे कि पाकिस्तानियों ने किया है, अदरवाइज़ हमको रिटेलिएट करना पड़े। हम देख रहे हैं कि मोदी जी के समय में जवाब दिया जा रहा है प्रॉपर्ली, जो है आतंकवादी गतिविधियों के बारे में तुर्की व तुर्की उसी तरीके से, जिस तरीके से वहाँ पे अननोन गनमैन का भी किस्सा चल ही रहा है, इस समय चल ही रहा है। तो ये उस 15-15, 20-20 साल पुराने किस्से हैं, जो फाइलें निकाल करके उनको ये निपटाया जा रहा है। कौन निपटा रहा है? वी डोंट नो। ना हमें मालूम, ना आपको मालूम। लेकिन वो चीज़ें हो रही। किसे याद है कि मनमोहन सिंह साहब के ज़माने में वो सर्वजीत वाली घटना हुई थी? तो लोग भूल गए थे। लेकिन ये देश नहीं भूला, ये लीडरशिप नहीं भूली, आज की लीडरशिप नहीं भूली। तो इस तरीके से देखिए ये कब हो रहा है? जबकि एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप हमारे यहाँ, जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप पे आज मोदी जी बैठे हुए हैं, वो लीडरशिप को जितनी ताकत उनके पास इस समय, उतनी ताकत अमेरिका के राष्ट्रपति को सामान्य रूप से अवेलेबल रही। अब वो गठबंधन में नहीं आता, वो किसी का बंधुआ नहीं होता अमेरिका का राष्ट्रपति, उसे कोई बंधुआ नहीं बना सकते, प्रेज़िडेंट है। अल्टरनेटिव कोई पावर सेंटर नहीं हो सकता कि मनमोहन सिंह जी जाकर के हुक्म ले रहे हैं कहीं और से, ऐसा नहीं हो सकता इस प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। तो राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो सबसे अच्छा सिस्टम हो सकता है, जो सवाल आपने पूछा, बड़ा जायज़ सवाल पूछा आपने, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, देश की शक्ति के लिए, देश के यूनिटरी आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से,
और देश के इस रास्ते में पड़ने वाली सारी बाधाओं को दूर करने के दृष्टिकोण से, विदेशी शक्तियों के साथ निपटने के दृष्टिकोण से जो सबसे अच्छा सिस्टम है, वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, राष्ट्रपतीय प्रणाली। ये है। जी, गायत्री जी। जी, सर बहुत सारे फोर्सेस चाहे बाहर के हों या अंदर के हों, इस वक़्त भारत को तोड़ने में लगे हुए हैं, जितने हिस्सों में वो तोड़ सकते हैं। उधर बांग्लादेश की साइड पे भी आपको पता है क्या हो रहा है। इधर जम्मू एंड कश्मीर की साइड पर 370 को ढाल भी बनाया गया था, पर कोशिश यही थी कि भारत से तोड़ दिया जाए। उधर तमिल ईलम बनाने की बात चल रही है। इस तरीके से भारत के अंदर बहुत सारी शक्तियाँ हैं, जो भारत मतलब तोड़ना चाहती है और क्योंकि हमारे यहाँ 26 दूल्हों की बारात है, तो ये सभी हर उसका प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। केजरीवाल के बारे में तो कुमार विश्वास ने ओपनली कहा था कि वो खालिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। तो ये जब ऐसे मैटर्स हैं, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या इन सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज को या फिर जो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनको टैकल कर सकती है कंपेयर टू द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या संसदीय सरकारें जो भी हमारी चल रही हैं? बिल्कुल। देखिए, इसमें अब आप देखिए, ये हमारी क्राइसिस, जो देश की पहली क्राइसिस कौन-सी थी? वो पहली क्राइसिस थी 1947 में अक्टूबर में, जब पाकिस्तान ने कश्मीर पे हमला कर दिया। पहली क्राइसिस बनी वो इस देश की, आज़ाद देश की, आज़ाद भारत की पहली क्राइसिस। उसको हमने कैसे हैंडल किया? उसको हैंडल करने में हमने सेनाएँ वहाँ उतारी, बड़ी मुश्किल से, और वहाँ के राजा साहब, राजा हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह, वो भारत में उन्होंने सम्मिलित होने का जो है प्रस्ताव दिया। फिर हमारी सेनाएँ उतरती हैं और सेनाओं ने खदेड़ना शुरू किया कबायलियों को, और कबायलियों को खदेड़ते हुए उड़ी तक पहुँच गई। अब उड़ी तक जब पहुँच गई, उसके बाद आगे का रास्ता मुज़फ़्फ़राबाद का जो 24 घंटे के अंदर हो जाता और पूरा कश्मीर खाली हो जाता। लेकिन वो उड़ी में उनको रोक दिया गया। उड़ी में बाय चांस पोस्टेड भी रहा हूँ कश्मीर में, इसलिए मुझे और महसूस होता है उड़ी, और हाजीपीर पास हमारे ठीक सामने था। तो हम लोग देखा करते थे उसको, हाजीपीर पास ये था, ये हमारा होना चाहिए था। तो हमारा ये कहना है कि वहाँ पे आपने सेनाओं को रोक दिया। रोकने वाले कौन थे? नेहरू जी। क्यों रोक दिया? क्योंकि आपने जो वोटर्स का सेगमेंट बनाया था, उसमें ये था कि आपको जो है मुस्लिम्स आपके वोटर्स हैं, और और हिंदूज़ में कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ आपके वोटर्स। तो आप ये नहीं चाहते थे कि कश्मीर के इश्यू को लेकर के हमारे वोटर्स एंटागोनाइज़ हो जाएँ, और क्योंकि आप ये चाहते थे कि शेख अब्दुल्ला का जहाँ तक क्षेत्र है, जहाँ तक उनका एरिया चलता है, जहाँ तक कश्मीरी बोली जाती है, जो उड़ी तक है, और उसके बाद जहाँ पहाड़ी बोली जाती है, वो बोला जाता है, वो चला जाए पाकिस्तान में, कोई बात नहीं। तो ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी इनको उन्होंने की, उनको करनी पड़ी अपने वोट बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, शेख अब्दुल्ला से दोस्ती के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वो यूनाइटेड नेशंस में प्रस्ताव लेकर चले गए। जो पहली क्राइसिस है हमारे देश की, उसको हम किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं? अरे! हमारे इलाके पे आपने आक्रमण किया है, हम 1-1 इंच खाली कराएँगे? एटीट्यूड क्यों नहीं आया? क्योंकि वो प्रेसिडेंट नहीं थे, वो राष्ट्रपति पावर्स नहीं थी उनके पास, ना उस प्रकार का माइंडसेट था। चूँकि अभी संविधान लिख ही रहे थे, वो प्रोसेस चल ही रहा था। तो उस दौरान उन्होंने उस तरीके से व्यवहार किया जैसे एक प्राइम मिनिस्टर करता है, वही पंचायती, ठीक है भाई, बातचीत करके निपटाएँ। फिर वही हमारा ट्रेंड हो गया, वही सिस्टम हमारा ट्रेंड हो गया। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम ने अडॉप्ट क्यों किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जो पहली सरकारें बनी थी, ब्रिटिशर्स गवर्नर्स, ब्रिटिश सरकार के नेतृत्व में, उसमें हमारे 7-8 जो है चीफ मिनिस्टर्स बने। कुछ पावर्स राज्यपाल के पास थी, मेन पावर्स जो है डिफेंस वगैरह, पुलिस से संबंधित राज्यपाल के पास थी, जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश गवर्नर्स थे। और हमारे जो मुख्यमंत्री हुए, तो मुख्यमंत्रियों ने देखा कि भाई सिस्टम तो ठीक है, चलिए चल रहा है, और उसमें उन लोगों ने इस सिस्टम को एडॉप्ट करने के लिए एक तरीके से सहमति दे दी कि भाई चलो ये ठीक है, कोई बात नहीं, ये जो राज्यपाल की पावर्स हैं, ये भी हमारे पास आ जाएँगी, गवर्नर की पावर्स भी आ जाएँगी, तो ये बहुत अच्छा सिस्टम हो जाएगा। एक तरीके से उनका ट्रायल हो गया था। राष्ट्रपतीय सिस्टम में उनको लगा कि काफ़ी मुश्किलें आएँगी उन लोगों के लिए, जो इस सिस्टम में सर्वाइव करना सीख गए थे, 2 साल, 3 साल। तो जिसमें आप एडॉप्ट हो जाते हैं, जिस घर में आपको रहने की आदत हो जाती है, फिर आप सोचते हैं, अरे यार कौन चेंज करे, कौन उठाए यहाँ सामान लेकर के वहाँ चलें। अब चलें उधर, चलें कानपुर में, इससे अच्छा यहीं रहो। तो ये एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि आप एडॉप्ट हो गए हैं इस सिस्टम से। चूँकि आप ब्रिटिशर्स ने आपको मौका दे दिया,
तो आपने 2 टेन्योर आपने काटे उसमें एज़ ए चीफ मिनिस्टर एज़ ए स्टेट गवर्नमेंट। फिर जब देश आज़ाद हो गया, आज़ादी से पहले ही तो नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए थे। तो उस तरीके उस सिस्टम को चलाते रहे। 4 साल तक तो ये बिना किसी चुनाव के प्रधानमंत्री रहे हमारे नेहरू जी। तो 57 चुनाव हुआ, पहला इलेक्शन 57 में हुआ। तो किसी ने सवाल नहीं पूछे। बाबा साहब ने जब ये बात आई थी, तो बाबा साहब ने दोनों पॉइंट्स एक्सप्लेन किए। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या है कि एक स्थिरता देता है हमको, एक स्टेबल गवर्नमेंट देता है। और ये जो हमारा ये सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये भागीदारी को ब्रॉड बेस करता है। बहुत बड़ी संख्या में लोगों की हिस्सेदारी इसमें हो जाती है सत्ता में, सत्ता की भागीदारी। अब सवाल ये है कि भागीदारी इस देश में जहाँ लोग सत्ता के लिए तरस रहे थे, हर लेवल पे, उसमें ये हुआ कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सत्ता में जोड़ लो, कोई मंत्री बन जाएगा, कोई राज्य मंत्री बन जाएगा, कोई कुछ बन जाएगा। तो सत्ता में बहुत तरह के लोग हैं, सबकी भागीदारी। लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात होती है कि भाई यूनिटरी पावर हो, डेवलपमेंट के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से देश को एक आर्थिक शक्ति के लिहाज से अगर सोचा जाता है, जिस तरीके से कभी हमको लगता है कि हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने सोचा था कि 20 साल तक लगातार काम, काम, काम और कुछ नहीं। तो ये आप इंश्योर कब करते? जब इस देश में कोई राष्ट्रपति होता, जो कि दूसरों के वोटों पर निर्भर नहीं होता, जिसको जनता ने सीधे पावर दे रखी हो। तो इस तरीके से आप देखिएगा कि देश के लिए, देश की सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू, जो मेरा अपना विचार है, इससे बहुत से लोग इससे डाइग्रेस भी करेंगे, ऐसा नहीं है। और कभी बहस इस बात पे हुई तो मैं अपनी बात रखूँगा, मैं लिखता भी रहा हूँ इसके बारे में, कई राइट अप हमारे इस सिस्टम के बारे में। तो ये है गायत्री जी, मुझे लगता है कि ये होना चाहिए। और आज की तारीख में जो मैक्सिमम पावर हमारे प्रधानमंत्री जी के पास है, वो अमेरिका के राष्ट्रपति के पास रेगुलर तौर से उपलब्ध रहती है, चाहे एक वोट से जीते तो भी। तो एक पावर का सेंटर वो बनता है। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि अमेरिका इतना पावरफुल कंट्री, अगर वो गठबंधनी पॉलिटिक्स के तहत अगर रह रहा होता अमेरिका, तो ये अमेरिका तो खंड-खंड हो जाता। वहाँ जिस तरीके से सिविल वॉर हो चुकी थी कौन सी 1863 या 65 में, जिसमें 4 साल सिविल वॉर चली अमेरिका में, तो उसमें तो उसको तो अगर राष्ट्रपति सिस्टम ना होता तो वो देश टूट गया होता कभी का। तो ये है, तो उसने अमेरिका को अमेरिका बना करके रखा उस व्यवस्था ने। और आप देखिए जो हमारे यहाँ क्षेत्रीयता बढ़ रही, जो एक विखंडन करने की जो एक टेंडेंसी आ रही है लोगों को कि देश की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं। वो कह रहे नहीं साहब, बंगाल में हम इस तरीके से अपनी सरकार बना लेंगे। वो कहते हैं नहीं साहब, हम खालिस्तानियों को लोग मिलाकर पंजाब में अपना बना लेंगे और तमिलनाडु में अपना सोचे बैठे हैं इस तरीके से। तो केंद्रीय सत्ताएं जब कमजोर होंगी तो इनके ये विचार आइडियाज अपने आने लगते हैं, क्योंकि ये उस तरीके से सोचने लगते हैं कि इतिहास में कभी जब भारत बहुत से टुकड़ों में हुआ करता था पॉलिटिकली, युद्ध चला करते थे, संघर्ष चला करते थे, तो वो सोच इन लोगों को हो जाती है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री तो हो नहीं पाएंगे, तो अपने ही क्षेत्र में, अपने ही सेगमेंट में प्राइम मिनिस्टर हो जाए, वही उन लोगों को अपना भविष्य दिखता है। तो ये है, इसलिए गठबंधन की जो टेंडेंसी है, जो जिसमें केंद्र सरकार ब्लैकमेल होती है, ये उन शक्तियों को बढ़ाती है जो कि देश को विखंडन करने की तरफ ले जाती है। वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया। अगर केंद्र में आप देखिए साम्राज्यों का काल जब हमारे इतिहास में रहा है, तो यही देश डिफरेंट रहा है पूरी तरीके से। मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, हर्ष के साम्राज्य तक बिल्कुल दूसरा देश था ये। और यहाँ तक कि बल्कि अफगानिस्तान वगैरह सब इस देश का हिस्सा रहा, जिसको आज हम पड़ोसी बताते घूमते हैं। पाकिस्तान तो खैर हमारा था ही, कोई बात ही नहीं। अफगानिस्तान और ईरान का कुछ हिस्सा था, हमारे देश का हिस्सा था। आज हम उसको कह रहे हैं हमारा पड़ोसी है। वो किस कारण से हुआ? जब केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई तो जो हमारा ही देश हमारा पड़ोसी हो गया। तो इसलिए केंद्रीय सत्ता को सशक्त बनाए रखना आवश्यक है, चाहे वो मेजर चाहे जो भी कहा जाए। ये जो बंटवारे के देश को तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जिनको कि विदेशी सहयोग ही मिलता रहता है, इन लोगों का प्रयास ये रहता है कि केंद्र कमजोर रहे। इनमें बहुत सी इनकी वैचारिक थिंकिंग है, विदेशी सत्ता है, विदेशी पैसा है, जो कि इस देश को तोड़ने में इंटरेस्टेड है, जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं। ये जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं इनका व्यवहार, इनका बिहेवियर किस तरीके से कम्युनल लेवल पे ये तोड़ना चाहते हैं, फिर एक और पाकिस्तान बनाने की इनकी सोच होगी और इस तरीके से डोमिनेट करेंगे। कश्मीर को अलग करने की सोच है। धारा 370 पे क्यों तकलीफ आपको होनी चाहिए भाई? इस देश के मुस्लिम समाज को धारा 370 का तो आपको स्वागत करना चाहिए कि भाई 1 करोड़ 20 लाख मुसलमान तो और आकर के भारत के साथ मिल गया। इफेक्टिवनेस अगर आप देखिए कि इस देश में अगर 25 करोड़ मुस्लिम हैं, तो कश्मीर अगर अलगाववादी कभी सोच थी तो आकर के वो 26 करोड़ हो गए। यहाँ के एक मुस्लिम समाज को तो सशक्त महसूस करना चाहिए। लेकिन हमने देखा बहुत से लोगों से वार्ताओं के दौरान,
वो कहते हैं बड़ा गलत किया 370 तो क्यों आप भाई? तो आपकी साइकोलॉजी ये है बहुत से लोगों की, राष्ट्रवादी मुस्लिम हैं अपने यहाँ बहुत हैं, ऐसा नहीं। लेकिन बहुत से लोगों की ये साइकोलॉजी है कि कश्मीर अगर अलग होकर के एक देश बन गया होता, तो ठीक था वो, कोई बात नहीं। उनसे अलग हो जाता कोई बात नहीं, लेकिन एक अलग देश हो जाता। तो ये साइकोलॉजी है। इस तरीके से विखंडनवादी शक्तियाँ अपना काम करती हैं और हमारी इस व्यवस्था में, संसदीय व्यवस्था में हम जानते-बूझते भी इस इश्यू को इग्नोर करते हैं कि भाई इस बात को कहो मत, कहीं कहोगे तो दूसरे कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाएँगे। तो सच को छिपाना, सच न बोलना, ये इस व्यवस्था की एक मजबूरी हो जाती है। छिपाए रखना बातों को कि भाई इनकी म म मानसिकता ये है, उससे बचने की कोशिश करना, ये हमारी मजबूरी हो जाती है इस सिस्टम में। ये मजबूरी राष्ट्रपति प्रणाली में नहीं होती। जी, गायत्री जी। जी। जी, सर यहाँ पर जैसे अभी आपने बोला बिल्कुल मजबूरी हो जाती है। आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सिर्फ़ एक वोट से गिरी थी और दोबारा हुँ, इलेक्शंस हुए थे, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल ठीक है। सिर्फ फॉरेन फोर्सेस भारत में हमेशा इंटरेस्टेड रहती हैं, हमेशा। ऐसा नहीं है कि आज की बात है। मतलब मेरे ख्याल से बाबा आदम के ज़माने से चाहे मसाले ढूँढने से लेकर सोने की चिड़िया वक्तव्य से लेकर आज तक मतलब सबका ध्यान चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे यूएस हो, सबका ध्यान भारत की तरफ रहता है। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर आता है तो इज़ इट मतलब क्या वो ज़्यादा ताकतवर होगा फॉरेन इंटरफेरेंस को झेलने के लिए या फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे हम उनको ज़्यादा बेहतर काउंटर कर पा रहे हैं? जी। इसमें देखिए, ये बात तो मैं अभी जैसे आपसे मैं कह रहा था कि हमें स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेसिडेंशियल सिस्टम हमारे लिए ज़्यादा मुफ़ीद है। क्योंकि अभी जैसे मैंने बात कही आपसे कि हम 75 साल की आज़ादी के इस दौरे में हमने देखा है, इस दौर में कि सबसे अधिक पावरफुल हमारे प्रधानमंत्री हुए हैं, नेहरू जी थे शुरू में। तो नेहरू जी ने अपने उस शक्ति का इस्तेमाल किया इस देश को एक सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी में ले जाने में, पंचवर्षीय योजनाएँ बनाने में। एक सोशलिस्टिक एक कम्युनिस्ट तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन कम्युनिस्ट आइडिया से प्रभावित होकर के बल्कि यहाँ तक वो संयुक्त कृषि की भी बात करने, सहकारी खेती की भी बात करने लगे, तो भाई सब जोतें खत्म करके आप करें। तो बहुत सी बड़ी-बड़ी बातें वो सोच रहे थे, हवाई किस्म की बातें। उसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश को न जाने कहाँ-कहाँ, किन-किन देशों के समझौते कराने में, कहाँ शांति की यात्राएँ कराने में, सब पे कांगो से लेकर सब जगह घूम रहे थे वो। क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग लीडर थे और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप उनकी थी बिकॉज़ ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। तो वो एक स्ट्रेंथ थी, उन्हें ताकत थी और सारी दुनिया उनको नेता मानती भी थी, उसमें कोई संदेह की बात नहीं। तो उन्होंने जो चाहा वो उन्होंने किया। अब सवाल ये है कि अब चीन के प्रति सॉफ्ट रहे वो, पाकिस्तान के प्रति सॉफ्ट रहे, वो उनकी इन्हेरेंट वीकनेस थी जो गांधी जी के अहिंसा के आंदोलन से आ गई थी। अदरवाइज़ उतनी स्ट्रेंथ के साथ कोई भी दूसरा लीडर होता, तो पॉसिबिली चीन और अमेरिका को चीन और पाकिस्तान को अच्छी तरीके से जवाब दे सकता है, उनको उनकी औकात में रखता। लेकिन वो एक सत्य अहिंसा अहिंसा वाला एक गांधी जी का एक जो कसम खाए हुए थे वो लोग, उसके कारण वो अपनी नेचुरल जो शक्ति हो सकती थी, उसके मुताबिक काम नहीं कर पाए। उसके बाद जब उनके चले जाने के बाद आपने सीन देखा ही है, जो मैंने बताया भी आपको क्या किस तरीके से गठबंधन की राजनीति चलती रही, कैसे लोग प्रधानमंत्री बने, जिनको देश जानता ही नहीं था, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए। कई लोग इस तरीके से होते चले गए। तो उनमें शक्ति कहाँ से आएगी? उनमें सत्ता कहाँ से आएगी? वो तो गठबंधन की प्रक्रिया के तहत, समझौते के तहत बन गए हैं। अब कहाँ से अचानक वो शक्तिशाली हो जाएँगे? वो तो एक एक संसदीय क्षेत्र के लिए तैयारी करके वो सांसद बने थे। उनको देश के प्रोफाइल से कोई मतलब ही नहीं था। कोई बलिया से लड़ा, कोई कहीं से फतेहपुर से लड़ा, कोई कहीं से लड़ा। अब अचानक उनको कहा आप देश के प्रधानमंत्री हैं। अब वो अचानक रातों-रात कहाँ से वो इतने बड़े हो जाएँगे कि भाई कि पूरे देश की प्रोफाइल को सँभालने लायक हो जाएँ। तो वो चूँकि उनकी तैयारी ही नहीं, उनकी सोच ही नहीं। अब आप देखिए कि आप फिर जब मोदी जी आते हैं सीन पे, तब हम देखते हैं कि एक स्ट्रेंथ इस देश में आने लगती है। ये सिस्टम को आप कहें या जो भी कहें एक पेक्यूलियर चीज़ है कि कोई इतना स्ट्रॉन्ग लीडर खड़ा हो रहा है और सर्वाइव करता हुआ। कितनी बाधाएँ पड़ी लेकिन वो सर्वाइव करते चले गए। आज उस स्थिति में है, जहाँ पर कि हम इस देश का सबसे शक्तिशाली लीडर बनने की तरफ चल रहे हैं कि इस चुनाव के बाद जो मुझे पूरी उम्मीद है, ऐसा होने जा रहा है। तो अब देखिए जितनी शक्ति मोदी जी में आज की तारीख में है, जितनी शक्ति है इस बात को समझिए, वो अमेरिका के राष्ट्रपति को हर एक राष्ट्रपति को उपलब्ध है, उतनी ताकत।
जब हम इतने प्रयास के बाद, इतने सब कुछ करने के बाद जिस शक्ति पर मोदी जी को पहुँचा रहे हैं, वो अमेरिका के हर राष्ट्रपति को चाहे वो 1 वोट से जीता हो। आप देख लीजिए मतलब जो बुश प्रेज़िडेंट बुश तो हारे हुए थे, अगर जनता के वोट को देखा जाए तो। लेकिन वो भी उतने ही शक्तिशाली और बड़े-बड़े फैसले किए उन्होंने। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वहाँ पर। तो हमें अगर चाहिए सशक्त सिस्टम, इस देश को सशक्त की राह पर चलाना, तो मुझे इस व्यवस्था से जो अब तक जो हमारी चली है, इससे सबक लेना चाहिए कि जो लेसन्स हम ड्रा करें इससे और फिर देखें किस तरीके से इसको बेहतर बना सकते हैं। और इसी को ही आप मान लीजिए कि राज्यों में जहाँ पर बहुत से विवाद चलते रहते हैं, हमारे ये सेगमेंट है, वो ग्रुप है, वो उसके खिलाफ है, वो उसके खिलाफ है, उसने सरकार गिरा दी, फिर वो जालिम बना रहे हैं, उनको मान मनोबल हो रहा है, तो चौबीसों घंटे की राजनीति हमारे राज्य में चलती है। इलेक्टेड गवर्नरशिप इसका समाधान है, एक बार बन गया, तो वो फिर आगे चलेगा, उसके 5 साल के बाद ही उससे मुलाकात होगी। बाकी ठीक है, उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो अपनी जगह है, राष्ट्रपति के चेक्स एंड बैलेंसेस होंगे उसके ऊपर। लेकिन ये जो रोज-रोज की पॉलिटिक्स है, ये हमेशा ब्लैकमेल हो रहा है, हमेशा उसको घेरा जा रहा है, हमेशा तो इस तरीके से वो उन सेगमेंट से भी ब्लैकमेल होने लगता है जो एंटी नेशनल्स हैं। उस वोट बैंक से प्रभावित होने लगता है जो कि देश के खिलाफ खड़ा हुआ, क्योंकि उसे वोट चाहिए, इसलिए उनसे बच करके बात कर रहा है। खालिस्तानी सेगमेंट जैसे है और उससे बच करके बात कर रहे हैं, जबकि देख रहे हैं एंटी नेशनल उनकी अप्रोच है। उस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत से अल्पसंख्यक समाज किस तरीके से एंटी नेशनल है, लेकिन उससे बच करके चल रहे हैं क्योंकि सरकार चलानी है, सरकार बचानी है। तो राज्यों की स्थितियाँ जो गठबंधनी राज्यों की स्थितियाँ वो हो जाती हैं कि घोड़े पर किसी तरीके से सवार बैठा रहे, चाहे जो जोड़-तोड़ कर के जैसे भी हो और घोड़ा किधर जा रहा है, उससे नहीं मतलब होता। फिर जहाँ भी जा रहा हो ठीक है, लेकिन हम बैठे तो हैं घोड़े के। तो इस तरीके से आप समझिए कि कितनी वीकनेस सिस्टम में आ जाती है, जो कि हम लोग ने खुद इसके गवाह हैं, खुद देखा हुआ है इतने दिनों में। राज्य सरकारों में हम लोग रहे, काम किया, देखा है किस तरीके से मजबूर हमारे मुख्यमंत्री भी होते हैं, मजबूर मंत्री भी होते हैं। और नेशनलिस्टिक फीलिंग्स वगैरह वो सब चली जाती है एक तरफ, गठबंधनी सरकारों में, कोई सोचता-वोचता नहीं है। आतंकवादियों की पैरवी शुरू हो जाती है। अदालतों में उनके पक्ष में प्रस्ताव लिखे जाते हैं कि साहब इनका मामला जो है विथड्रॉ किया जाता है। तो इस तरह की घटनाएँ भी हम लोग देखते हैं। तो अब स्ट्रेंथ के लिहाज से विदेशी शक्तियों को इन देश के जो गद्दारों को और जो बाहरी शक्तियाँ जो इंटरफेयर करती हैं, इनको रोकने के लिहाज से हमने देखा है कि जो हमारा ये सिस्टम जब तक कि अब देखिए मोदी जी के आ जाने के बाद से हम लोग थोड़ा-सा उस चीज़ को मिस ना करें कि मोदी जी ये एक तरीके से जो सिस्टम के लिहाज से जो हमने देखा 75 सालों में, ये एक एब्नॉर्मल फिनोमेना है, सामान्य नहीं है। अब तक देश ने बहुत कमजोरी के साथ देश चला है। अब इस समय मोदी जी इतनी शक्ति से आ गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिस्टम की वीकनेसेस खत्म हो गई। इसलिए सिस्टम को या मोदी जी ही हैं जैसे हैं, हम जैसे मान लीजिए यही मोदी जी राष्ट्रपति हों, 3 टेन्योर उनका राष्ट्रपति का होता, तो क्या वो मजबूरियाँ उनके सामने होती, जो फेस करते हुए आए हैं 2 टेन्योर में? कितनी चीज़ों को लागू कर सके होते, बहुत स्ट्रांगली, बहुत मजबूती से, जिसको कि उनको उम्मीद रही कि भई ठीक है, अभी हमारी राज्यसभा में इतना बहुमत आ जाएगा, फिर और बढ़ जाएगा, तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें नहीं कर सके। इसलिए नहीं कर सके कि वो शक्ति नहीं है, इस सिस्टम में नहीं मिल पाई। तो इस देश में जिसको कि डेवलपमेंट के रास्ते पे, विकास के रास्ते पे बहुत दूर तक जाना है, बहुत आगे चलना है। हमें शक्ति चाहिए, इस प्रकार का लीडरशिप चाहिए, लीडरशिप को सशक्त करना है। ये नहीं कि उसको हर जगह पहुँचते रहें, नहीं, नहीं ये अधिनायकवादी हो रहे हैं, ये तानाशाह हो रहे हैं, ये हो रहा है, कुछ नहीं। ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, बल्कि अभी तो उसको शक्ति देने का अवसर है। पुतिन ने इतने बड़े निर्णय लिए, इतने बड़े। अगर वो गठबंधनी राजनीति होती, तो क्या वो निर्णय ले पाते? इतिहास का एक दृष्टांत आपको बताता हूँ मैं। कपिलवस्तु में भगवान बुद्ध का ज़माना भी था उस समय या शायद विदुरथ ने आक्रमण किया। विदुरथ जो है वहाँ का राजा था, मगध का राजा। उसने आक्रमण किया कपिलवस्तु के ऊपर। कपिलवस्तु में डेमोक्रेटिक सिस्टम हुआ करता। 7,700 जो थे वहाँ पर उनको सबको राजा कहा जाता था। इतिहास का थोड़ा-सा आइडिया आपको होगा। तो आप देखेंगे कि वो लोग 3 दिन 4 दिन तक बहस करते रहे कि दरवाजा खोलें, गेट खोलेंगे ना खोलें, नगर का गेट खोलेंगे ना खोलें। आखिर में उन लोगों ने निर्णय लिया कि भाई ठीक है, दरवाजा गेट खोल ही देते हैं। विदुरथ गया अपनी सेनाओं के साथ, जबरदस्त कत्लेआम किया उसने। 7,700 राजाओं में शायद ही कुछ बचे हों, कुछ भाग-भूग करके जंगल में पहुँचे। तो अब ये लोग निर्णय ही नहीं ले पाए कि सही समय पर कि भाई क्या कुछ हो सकता है, क्या क्या कुछ किया जाना चाहिए। तो ये है, तो इस हमने देखा है कि डेमोक्रेसी में कई बार जब लीडरशिप नहीं होती स्ट्रॉन्ग,
और अक्सर ये होता है कि लीडरशिप स्ट्रॉन्ग बड़ी मुश्किल से आती है क्योंकि बहुत से दूसरे इंटरेस्ट होते हैं। तो ऐसी स्थितियों में हम एक कमज़ोर हमारा नेता कमज़ोर होता है, बहुत से देशी शक्तियों से, विदेशी शक्तियों से प्रभावित होता रहता है। तो इसलिए अगर राष्ट्रपति सिस्टम हमारे यहाँ पे अडॉप्ट किया गया होता, तो हमारे यहाँ राष्ट्रीय स्तर की लीडरशिप अपने आप डेवलप होनी शुरू हो गई होती, जो कि सारे देश को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मान कर के चलती। हमारा राष्ट्रीय नेता तमिल भी बोलने वाला होता, बंगला ही बोलने वाला होता। हो सकता है इस प्रकार की नेशनल प्रोफाइल डेवलप होने लगती। आज उसकी आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए नहीं है। इसलिए आपको अचानक कोई प्रधानमंत्री मिल जाता है, हाँ, हाँ, चलिए ये प्रधानमंत्री हो गए। फिर आप खोज रहे हैं उनकी प्रोफाइल जो है खोज रहे हैं भई ये कौन साहब हो गए हैं, ये कहाँ से आ गए हैं? क्या इंद्र कुमार गुर्जर के बारे में किसी को नहीं पता था। खोजा लोगों ने भाई कौन साहब हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या थे? तो इस तरीके से जो है हमने देखा है कि हमारे इस पैटर्न में जहाँ पर कि डेमोक्रेसी इटसेल्फ इज़ ग्रोइंग अभी परफेक्ट नहीं हुआ। ऐसी स्थितियों में हमें सशक्त लोकतंत्र की आवश्यकता है और जो मेरे विचार से वो इस राष्ट्रपति प्रणाली में ही उपलब्ध हो सकता है। तो गायत्री जी ये मेरा विचार है, जहाँ तक मैं सोचता हूँ और इसके बारे में डिस्कशन आगे चलेगा कभी तो इसके बारे में फिर बातें चलेंगी। क्या क्या और भी इसमें नुकसान क्या है? इसमें क्या कमजोरियाँ क्या हैं? उसके बारे में भी कहीं बात की जाएगी। जी। जी। थैंक यू सर। आई थिंक दैट मेक्स अ पॉइंट क्लियर। बट हाँ, एक पॉइंट डेफिनेटली मेरे दिमाग में, क्योंकि इस वक़्त सबसे बड़ा पॉइंट वही उठता है, करप्शन। जब बात करप्शन की होती है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ज़्यादा ज़्यादा करप्ट है या फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ज़्यादा करप्ट होती है? देखिए, जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, जब आपके पास स्ट्रॉन्ग गवर्नर है, पब्लिक से डायरेक्टली इलेक्टेड, तो ऐसी स्थितियों में आपके पास करप्शन के टेम्पटेशन अपॉर्च्युनिटीज़ कम होने लगते हैं, कम हो जाते हैं। क्योंकि आपको डेवलपमेंट आपकी अप्रोच बनानी पड़ेगी। करप्शन क्यों होता है? आपने देखा कि पिछली सरकार जो केंद्र सरकार में गठबंधन ही सरकार थी। तो वेल मीनिंग होने के बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी, जिनको कि भाई अच्छा आदमी कहा जाता है और स्वयं किसी करप्शन के स्कैंडल में बिल्कुल नहीं है वो, नहीं रहे। और घोटाले पे घोटाले, घोटाले, घोटाले क्यों होते गए? क्यों कंट्रोल नहीं कर पाए वो? क्योंकि उनकी सरकार बहुत से सेगमेंट्स के ज़रिए जो है एम्पावर्ड थी। और वो लोग अपने तरीके से चल रहे थे, चूँकि ये प्राइम मिनिस्टर हैं इसलिए कुछ ज़्यादा दखल दें तो वो सरकार गिर जाए। तो सरकार बचाने के लिए उनको बहुत से करप्शन के केसेस को इन लोगों को इग्नोर करना पड़ रहा। ये जब केंद्र सरकार में ये स्थितियाँ हैं, तो राज्यों में तो आप देख रहे हैं ना जब छापा मार रही है सीबीआई ईडी, कहीं से 30 करोड़ पकड़ा जा रहा है, कहीं से 20 करोड़ पकड़ा जा रहा है, कहीं से 15 करोड़ पकड़ा जा रहा है। ये कहाँ से? अफसरों के यहाँ से। एक कोई अधिकारी है उसके यहाँ से 17 करोड़ रुपए मिले, आईएएस अफसर, हम ही लोग बिरादरी के मान लीजिए आप उसे। तो अब आप सोचिए कि ये स्थितियाँ हैं। तो अब करप्शन तो इसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं इस जिसमें क्योंकि बहुत से सेगमेंट्स को लेकर के चलना पड़ता है, बहुत से इंटरेस्ट ग्रुप्स को लेकर के चलना पड़ता है। ब्यूरोक्रेसी के साथ जो समस्याएँ आती हैं वो एक अलग है। ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल लीडरशिप का इस सेगमेंट वाइज़ लीडरशिप का एक नेक्सस बन जाता है। अब आप लाल बहादुर अकेडमी में जाकर के देखिए, जो नए लड़के सेलेक्ट होकर के आते हैं, कितने इनकी शादियों के लिए प्रपोज़ल लेकर के नेता लोग, ठेकेदार लोग घूमते रहते हैं। 5 करोड़, 10 करोड़ रुपए अपना, तो वो नेक्सस बनने लगता है। शुरू से ही, रिश्तेदारी, नातेदारी, फिर वो हमेशा परस्यू करते हैं नेताजी, भई इसको गाज़ियाबाद की पोस्टिंग दीजिएगा, इसको देखिए कहीं पे ऐसा ना हो कि वहाँ फेंक दीजिए उठा करके आप वहाँ सोनभद्र में या बलिया में कहीं फेंक दीजिए, पहाड़ी मत भेज दीजिए। तो इस तरीके से वो उसको फॉलो करने लगता है, नेक्सस डेवलप होने लगता है। अब वो फिर जब उस टाइप की सरकार आई तो फिर उसमें कमाने में वो आदमी इस्तेमाल होता है। वो एक अदरवाइज़ एक वेल मीनिंग ब्यूरोक्रेट जो कि एक ठीक ही सोच करके गया था, कोई एक अच्छा एक आइडियल्स होते हैं देखिए सबके दिमाग में जो भी ब्यूरोक्रेट होता है, वो उसके आइडियल्स होते हैं सबके। वो नहीं चाहता कि आइडियल्स हमारे कंप्रोमाइज़, लेकिन वो परिस्थितियाँ इस तरीके से जब बनने लगती हैं इस प्रकार की और एक दूषित मानसिकता की लीडरशिप के शिकंजे में पड़ जाता है, तो फिर उन्हीं की तरीके से वो सोचने लगता है, उसकी मजबूरियाँ हो जाती हैं। अगर गवर्नरशिप सिस्टम हो, मान लीजिए, तो उसके पास उस राज्यपाल के पास ये मजबूरियाँ तो ना होंगी ना कि कोई हमको दबा करके हमसे ये काम करवा लेगा। जब तक कि खुद करप्ट ना हो मान लीजिए, अगर कोई खुद ही कोई ऐसा हो गया तो उसके लिए फिर केंद्र सरकार को उसकी व्यवस्थाएँ करनी पड़ेंगी करप्ट ना हो। ज़्यादा चांसेस हैं कि राष्ट्रपति प्रणाली में करप्शन के केसेज़ आपको कम मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे, जो मुझे लगता है।
और जाके पार्लियामेंट्री सिस्टम में तो हम हर कौन सा राज्य बचा हुआ है जिसमें करप्शन के स्कैंडल नहीं है? आज की तारीख में आप देख लीजिए, तो खुद ही एक एग्जांपल हमारे सामने है। तो ये है, तो एक स्ट्रांग लीडरशिप होगी तो करप्शन नहीं होगा, कम होगा, और वीक लीडरशिप होगी तो करप्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, चाहे राज्यों में हो चाहे केंद्र में। तो ये है गायत्री। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल नीट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है, फीडबैक देना चाहते हैं तो सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सर।